गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना आदित्य यादव। गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस स्टडीज़ हब पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कल से आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप हो सकता है कल की वीडियो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से उसमें थोड़ा सा मतलब क्वालिटी वगैरह नहीं अच्छी आ पाई थी, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आगे से ऐसा ना हो। तो कल मैंने आपको वही पढ़ाया था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते। रट तो आप कुछ भी नहीं सकते बिजनेस का, इकोनॉमिक्स से लेके, क्योंकि रटने वाला आप कोई बच्चे तो है नहीं, आप क्लास 3rd और 4th के तो है नहीं जो 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए आपने याद कर लिए। अब आपका सिलेबस इतना ब्रॉड हो चुका है, इतना सिलेबस बड़ा हो चुका है कि आपको रटने से काम नहीं चलने वाला हो। खासकर बिजनेस में तो आप जानते हैं, जैसा कि 80 नंबर का पेपर होता है, 80 मार्क्स का, समथिंग 50 मार्क्स की तो उसमें केस स्टडी आती है। तो रटने से क्या होने वाला भाई साहब, रटने से ना काम चलेगा। आपको बिजनेस स्टडी पढ़नी होगी, समझनी होगी, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, अब ना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। आपने जैसा पढ़ा था बाकी मैनेजमेंट क्या होता है, और मैनेजमेंट मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आगे मैंने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। और बाकी एक बार रिवाइंड किए देता हूँ कि मैनेजमेंट क्या। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक वो चीज़ होती है, मैनेजमेंट 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 मतलब सुन सुन के अभी आप यार पक गए होगे, याद हो जाएगा, पूरी बुक में यही सब कुछ चलने वाला है कि विदाउट मैनेजमेंट आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे हमारा घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, हर जगह एक बिजनेस मतलब मैनेजमेंट एक सिस्टम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट सिस्टम वी डिड नॉट सर्वाइव। तो इसीलिए मैंने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या मतलब। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कोई भी टास्क टाइम पर कंप्लीट हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है बिना किसी रिसोर्सेज के वेस्ट हुए भी कंप्लीट हो। और बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम आपको आज नया टॉपिक पढ़ाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है, मैनेजमेंट का क्या महत्व है हमारी, मतलब कोई भी हम वैसे ऐसा है, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो एज आ मतलब हम एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को ही लेके बाकी सब कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, तो आप एक फर्म को ही इमेजिन करना। मैनेजमेंट का क्या महत्व है, देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। एक ग्रुप गोल में मैनेजमेंट हमारा जो एम होता है उसको अचीव कराता है। मैनेजमेंट कैसे अचीव कराता है, सपोज दैट आपके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल्स डिपार्टमेंट, उन सबको एक ग्रुप बोल एक यूनिटी के साथ काम करना होता है, तभी तो वो मैनेजमेंट होता है। उन सबको एक साथ करना, भाई ऐसा तो नहीं है कि सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। और सबको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि हमारी कंपनी का या मेरे मैनेजर का क्या गोल है, क्या मकसद है, वो काम भी पूरा होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। Managers tries to reduce the cost of improve productivity with minimum wastage of resources। देखिए, हर मैनेजर यही चाहता है क्या, कम से कम मतलब कॉस्ट में और अच्छा प्रोडक्शन हो और बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट की। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट का मतलब कम हो, का क्वालिटी अच्छी ना दें, क्वालिटी अच्छी से मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज को वेस्ट ना होने दें, आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करें, उनको बर्बाद ना होने दें। मेरा मतलब यही, एज अ बिजनेसमैन हम हो या आप हो या कोई भी मैनेजर होता है, तो वो यही सोचता है कि इम्प्रूव्स एफिशिएंसी को, उनकी क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाए जो वर्कर्स होते हैं, ताकि वो रॉ मटेरियल्स को वेस्ट ना करें और बेटर प्रोडक्शन करें, और सही टाइम पे जो टाइम उन्हें दिया गया उस टाइम पे प्रोडक्शन करें और बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट किए। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपने कल पढ़ा होगा, वही सब बाकी पॉइंट घूम फिर के आते हैं। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। चेंज होने का क्या मतलब हुआ, सपोज दैट आप मार्केट में ये जो डिमांड आ रही है, कस्टमर की जो डिमांड है, उसको अगर आप अपने हिसाब से चलाएंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट्स में अदर कंपनीज कर रही हैं या अदर दुकानें कर रही हैं वही आपको करना पड़ेगा, या उनसे बेहतर या उनसे हट के करना पड़ेगा। हटने का मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर की डिमांड है, जो कस्टमर को चाहिए, वो चीज़ आपको प्रोडक्ट लाना होगा, मार्केट में देना होगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा आप मार्केट से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डायनेमिक का मतलब हुआ है कि अपने हिसाब से नहीं, बल्कि जो हमारी कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना होगा। अब सपोज दैट कस्टमर मांग रहा है एलईडी टीवी और आप दे रहे हैं एलसीडी टीवी, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो नहीं खरीदेगा। जहाँ उसे एलईडी मिलेगी वहाँ खरीदेगा। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, हमने आपको केवल 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 था आपका 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे। नंबर 1 था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 था आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और नंबर 3 था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि देखिए, कोई भी मैनेजर होता है कंपनी का, वो यही सोचता है कि जो उसके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनका पूरा ध्यान, पूरा ख्याल रखे। कैसे रखे? क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं ना, मतलब देखिए, जैसे कोई कर्मचारी एलजी कंपनी में काम कर रहा, कोई सैमसंग में काम कर रहा, कोई किसी में कर रहा, कोई किसी में कर रहा, बाहर जाके तो वो सब एक होते होंगे, मिलते होंगे और अपनी बताते होंगे कि भाई मेरी कंपनी में ये चीज़ हो रही, मेरी कंपनी मुझे इतनी फैकल्टी मिल रही, मुझे ये मिल रही। तो दूसरे को अगर कम मिलेंगी तो वो क्या सोचता है, यार यहाँ से छोड़ो, वहीं चलो एलजी में चलते हैं, यहाँ सैमसंग बेकार है। तो ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई फैकल्टीज़ उनको अच्छी देनी चाहिए, उनको जो सैलरी है पेइंग सबको अच्छी उस हिसाब से देनी चाहिए जिस हिसाब से उनका काम है, ठीक है। और यही सब चीज़ें उनका ध्यान रखना चाहिए। फ्लैट्स वगैरह जो भी कुछ है अगर आपके पास है तो आप उनको अवेलेबल कराइए, खाने वगैरह सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी देखो कल वाला पॉइंट आ गया, सोशल ऑब्जेक्टिव वाला। आपको हर जगह जाना पड़ेगा सोसाइटी, क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन होता है उसकी सेलिंग तो आप सोसाइटी में करते हैं, पैसा तो आपका वहीं से आता है। और उन कस्टमर्स के बीच में जाइए और उनकी मतलब जानिए कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ है जो नई हम ला सकते हैं। हमें नई चीज़ कस्टमर से पूछिए, जानिए और उनसे कहिए कि एम्प्लॉयमेंट्स रोज़गार है हमारी कंपनी, और हमारी कंपनी में आइए। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब आप प्रोग्राम्स करते रहिए ताकि वो मोटिवेट होते रहे, ताकि वो जागरूक होते रहे और बेटर आपको मतलब दे सके, आपकी कंपनी बेटर परफॉर्मेंस कर सके। अब हमारा अगला आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है, कैसी है? देखिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट, इसमें 2 तथ्य हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ आर्ट को समझने के लिए आप पहले हमें ये बताइए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैनेजमेंट साइंस का मतलब विज्ञान, आर्ट का मतलब कला, बहुत अलग होता है ये। साइंस का मतलब हुआ, साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के जो पहले हमारे रिसर्च करते हैं, जैसे आप सपोज दैट किसी मतलब चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, वैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं वोल्टाज मीटर है या जो भी कुछ है, आपकी रीडिंग देखते हैं, डेली अप एंड डाउन हो रही है, फ्लक्चुएटिंग हो रही है, कभी कम हो रही है रीडिंग, कभी ज़्यादा हो रही है, आप उसको नोट करते हैं। पिछले 10 दिन से देखते हैं, फिर आने वाले 10 दिन में देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मतलब सारी जो एक सीक्वेंस होता है उसको आप नोट डाउन करते हैं, तब आप एक प्रिंसिपल बना पाते हैं। साइंस का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कि हम अपनी ओर, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, एक दूसरे की ओर खींचना, तो ये एक प्रिंसिपल बना हुआ है। अब इसी प्रिंसिपल पे हम सारी चीज़ें, जैसे ऊपर से सेब या कोई आम गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरता है। तो ये एक प्रिंसिपल बन गया। अब आप इसमें मतलब क्या चेंज नहीं कर सकते, ये तो बन गया, एक तथ्य है, सिद्धांत है, हो गया तो हो गया, ऐसा है तो है, ये बात आपको माननी पड़ी। लेकिन ये ऐसे थोड़ी बन जाता है, इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं आपको। कभी कुछ रोज की रीडिंग लिखनी पड़ती है कि आज भाई ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज हमने इतना मीटर अप या इतना मीटर डाउन हुआ, इतना फ्लक्चुएटिंग हुआ हर चीज़, तब जाके ये भाई एक मतलब आप एक प्रिंसिपल दे पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एज अ मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टम से, एक तरीके से सारा काम किया जाता है साइंस के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हो, बार बार सेम रिजल्ट आता है, तब जाके आप श्योर होते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ है, ऐसी चीज़ वाकई में है।
तो इसका मतलब ये हुआ। अब आता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। सपोज डेट आप आर्ट के स्टूडेंट से आप हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। आपको थोड़ी ना कोई साइंस की तरह कोई मतलब वो करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो करनी नहीं पड़ती है आपकी, क्योंकि आपका स्ट्रीम अलग है, साइंस का स्ट्रीम अलग है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इट्स फील्ड ऑन आर्ट ओनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। ये सिर्फ खाली आपको इसमें कोई नॉट एनफ मतलब किसी ऐसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है जिससे कि आप प्रैक्टिकल करें या कोई एक्सपेरिमेंट, ऐसा आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी एंड स्किल जो बढ़ती है वो किससे बढ़ती है, आप बार बार किसी काम को करें। सपोज दैट आप एक स्टूडेंट है, आप बिजनेस स्टडी को बार बार वही टॉपिक वही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली से चीज़ है कि वो माइंड में मतलब एक सेटअप हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। आप साइंस के स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई फिजिक्स का फॉर्मूला लगाना है या केमिस्ट्री की कोई एटॉमिक मास वगैरह ऐसा कुछ लगाना, ऐसा कुछ तो करना नहीं है। अब दूसरी चीज आती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसका सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस का मतलब लगातार किसी चीज का अभ्यास करते रहेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, ये चीज होती है। तो मतलब मैनेजमेंट भी यही सिखाता है कि बार बार किसी काम को करने से हम उस काम में 100% अपना एफर्ट देने लगते हैं। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। ये कैसे? मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट एज वेल एज लाइक साइंस इज हैज सिस्टमैटिक। साइंस हमें क्या सिखाता है? साइंस हमें सिखाता है कि यह एक सिस्टमैटिक एक तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। और आर्ट हमें क्या सिखाता है कि हमें उस चीज़ में परफेक्शन हो जाएंगे। बार बार हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार किसी चीज़ को समझेंगे या बार बार किसी भी काम को करेंगे। मैनेजर जो होता है, मैनेजमेंट बार बार नया नया टास्क होता है, नया नया मैनेजमेंट बनाता है तो उसमें एक परफेक्शनिस्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट ना तो साइंस है ना तो आर्ट है, मैनेजमेंट दोनों है, मतलब आपस में इंटरसेक्ट है। मैनेजमेंट को ना आप साइंस कह सकते हैं ना आप आर्ट सकते। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। तो आगे का है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब सपोज दैट डॉक्टर है, डॉक्टर से अगर आप डॉक्टर का काम कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। इंजीनियर का काम कह देंगे तो भाई वो तो नहीं कर पाएगा। और इंजीनियर से काम अगर आप किसी टीचर का कराएंगे, कोई इंजीनियर है अगर आप उससे कहीं टीचिंग कर दीजिए, पढ़ा दीजिए तो भाई उसमें प्रोफेशन उसका अलग है तो वो नहीं करा पाता। कर तो लेगा लेकिन उतना एफर्ट थोड़ी ना दे पाएगा जितना एफर्ट अपना टीचर दे सकता है 100% स्टडी में। तो इसके भी दो पॉइंट हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हेल्प्स द प्रोफेशनल गेन स्पेशलाइज। देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि कोई जैसे टीचर है या हमें किसी चीज को आप बार बार पढ़ते हैं तो आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उस चीज के परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हमें यही सिखाता है। प्रोफेशन का मतलब बार बार आप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो भी बनाता है तो वो उसमें इतना परफेक्शनिस्ट हो जाता है कि मतलब उससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। अगला होता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है सपोज दैट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, आप सेलिंग का काम कर रहे हैं। अब हम आपसे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप अपना प्रोडक्शन का काम संभालिए या आप मैनेजमेंट को तैयार करिए, एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि रॉ मटेरियल को किस तरीके से बनाना है। तो मतलब सबका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे टीचर है तो टीचर का अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और इंजीनियर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, डॉक्टर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि टीचर आपस में मतलब टीचर घुसा है इंजीनियर के डिपार्टमेंट, इंजीनियर घुसा है डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि जब काम के समय रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब एक दूसरे के डिपार्टमेंट में आना जाना भी एक तरीके से सख्ती से मनाही है लीगली, ठीक है। और बाकी गाइस ठीक है, आप बस आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, बाय, टाटा।